सुबकियों के बीच निराश सलीना ने बुखारी के साथ खोले अपने बचत खाते की किताब पर नज़र डाली। पिछले 3 सालों में दोनों मिलकर सिर्फ 25 पाउंड ही बचा पाए थे। शादी के लिए कम से कम 150 पाउंड तो चाहिए ही। दावत, टाफ्टा का सिटी क्राफो गाउन, वाशोबा घूंघट के लिए चुन्नी और शाउद प्रीस्ट के बिना भला शादी कैसे हो सकती है। अगर सलीना ब्रिटेन की एक आम शहरी होती तो उसे सरकार से कुछ न कुछ आर्थिक सहायता ज़रूर मिल जाती। बात यह है कि पिछले 4 वर्षों से ब्रिटेन में रहते हुए भी सलीना ब्रिटेन की आम नागरिक नहीं है। वह ब्रिटेन की तीसरे दर्जे की नागरिक है जिसका कोई वजूद नहीं है, यानी वो इलीगल इमिग्रेंट, अवैध नागरिक है। वह वोट नहीं दे सकती है, उसके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है, इसलिए वो वेलफेयर स्टेट के लाभ से वंचित है। सलीना के कलेजे में गहरी हुक उठी और वो रुआंसी हो गई। बुखारी, सलीना का मंगेतर, उसे अक्सर समझाता है कि चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसे पूरी आशा है कि जल्द ही ऐसा कोई नया कानून बनेगा जिसके तहत औरों के साथ वे लोग भी लीगलाइज हो जाएंगे। बस समय की बात है। बस अगले हफ्ते चुनाव होने वाला है। लेबर पार्टी जैसे ही पावर में आएगी तो कोई ना कोई बिल इलीगल इमिग्रेंट्स के पक्ष में आ ही जाएगा। लेबर पार्टी आम आदमी की पार्टी है। इससे पहले सन 1973 में लेबर पार्टी ने अवैध नागरिकों को वैध बनाने का कानून पास किया था। सलीना के दिल में हर वक्त यही डर समाया रहता है कि अगर कहीं वे लोग पकड़े गए तो पहले सीधा जेल और फिर जेल से उन्हें वापस उस लूटे पिटे यूगोस्लावाकिया में भेज दिया जाएगा जहां अब उनका अपना कोई नहीं बचा है। तमाम दिक्कतों और भय के बावजूद सलीना सोचती है कि उसकी ज़िंदगी ऐसी कुछ खास बुरी नहीं है। खाने को दोनों वक्त खाना है, रहने को अपना अलग छोटा सा कमरा है, किचन है, टॉयलेट बाथ है, सुख दुख में काम आने वाले दोस्त हैं। अब सलीना की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वो और बुखारी जल्द से जल्द शादी करके अपनी गृहस्थी जमाएं। सलीना एक आम लड़की है, मगर तमाम उन आम लड़कियों की तरह वो चुपचाप शादी करके घर नहीं बसाना चाहती है। सलीना अपनी शादी धूमधाम से मनाना चाहती है जिसमें उसके फैक्ट्री वाले सब दोस्त भी शामिल हों और ममा ताता अम्मी अब्बू की बेचैन आत्माओं को भी शांति मिले। सलीना, बुखारी और तमाम वे सब गैर कानूनी ढंग से आए इमिग्रेंट्स हैं जो उसके साथ फैक्ट्री में काम करते। उन सब का खूब शोषण होता है। हर किसी को सुपरवाइजरों के मन मुताबिक देर देर तक बहुत कम पैसों में काम करना होता है। साथ ही उन सबको दब छुप कर भी रहना होता है। जिस फैक्ट्री में सलीना और उसके साथी काम करते हैं वो भी अवैध है। अगर कहीं पुलिस वालों को पता चल गया कि इस डिसयूज्ड डिमोलिशन में आई जगह पर पलंग की मैट्रेस बनाने वाली फैक्ट्री चलती है तो सबसे पहले सब के सब जेल जाएंगे और अपने उन नामुराद देशों को भेज दिए जाएंगे जहां से वे सब भागे हैं। सलीना और बुखारी के आगे पीछे अब कोई नहीं है। अगर कोई है तो बस फैक्ट्री में काम करने वाले वे लोग जो सबके सब उन्हीं जैसी असुरक्षित स्थिति में रह रहे हैं। फैक्ट्री में काम करने वाला तकरीबन हर शख्स अवैध और भगोड़ा है। कोई बांग्लादेशी है तो कोई पाकिस्तानी, कोई युगोस्लाविया का है तो कोई अफ्रीका या नाइजीरिया का। भिन्न भिन्न देशों के होते हुए, एक दूसरे की भाषा को न जानते हुए भी सब एक दूसरे के दुख दर्द को गहराई से समझते हैं और आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांटते रहते हैं। सलीना और बुखारी दोनों बचपन के दोस्त हैं। दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। जब युगोस्लाविया में सर्बियन और बोस्नियन में जंग छिड़ी और लोग अपने ही दोस्तों और संबंधियों के हाथों बकरों की तरह हलाल होने लगे तो ममा और ताता उन्हें बचाते बचाते खुद उस हैवानियत के शिकार हो गए। उन दिनों दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करना मुश्किल हो रहा था। लोग बौखलाए हुए थे
ऐसे में तमाम लोग अपने नाबालिग बच्चों को इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप या जहाँ कहीं उन्हें समझ आता भेज देते, सिर्फ यह सोचकर कि कम से कम वहाँ तो उनकी जान बची रहेगी। बुखारी और सलीना दोनों के माँ बाप ने खुद अपनी जान देकर उन्हें यूगोस्लाविया से इंग्लैंड इसीलिए भगाया था कि वे इंग्लैंड जाकर अपनी ज़िंदगी किसी ढर्रे पर लगाकर वक्त आने पर शादी करके सुख से ज़िंदगी जी सकेंगे। मामा और ताता की निगाह में इंग्लैंड एक ऐसा प्रॉमिस लैंड था जहां सड़कें सोने की और गलियां चांदी की होती हैं। सलीना को सोने चांदी की गलियां तो नहीं मिली, हाँ कि सीली हुई गलियों में एक सीलन भरे मकान में यहूदी मारिया पोलोवस्की की बदौलत एक कमरा किराए पर मिल गया, जिसका किराया मारिया ने उसे तब तक नहीं लिया जब तक उसे फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिल गई। बुखारी सलीना का मंगेतर अन्नू चटर्जी के साथ साझा सिंगल बेड शेयर करता है। अन्नू और बुखारी दोनों ही एक चमड़े की सिलाई फैक्ट्री में काम करते हैं। अन्नू नाइट शिफ्ट में और बुखारी दिन में, इसलिए उस एक सिंगल बेड पर दिन को अन्नू सोता और रात को बुखारी। सलीना और बुखारी को लंदन आए तकरीबन 3 साल हो चुके थे, पर शादी के लिए उतना धन अभी तक नहीं जुटा पाए जितना कि सलीना को शादी के लिए चाहिए था। सलीना विवाह की गांठ को एक धार्मिक, पवित्र, सामाजिक उत्सव मानती है जिसमें हर किसी की रजामंदी के साथ शुभकामनाएं और आशीर्वाद ज़रूरी है। अब सलीना का धीरज टूट रहा था। उसे लगता है कि अगर इस वर्ष उसकी शादी नहीं हुई तो फिर कभी नहीं हो सकेगी। बुखारी से अब इंतज़ार नहीं होता है। सलीना के पास आते ही उसके बदन में बिजलियां कौंधने लगती हैं। उसकी सारी नसें तन जाती हैं, सांस फूलने लगती है। कभी कभी तो वो सलीना के दकियानूसी विचारों पर क्रोधित भी हो उठता है। उस कोरे कागज़ के टुकड़ों को शाउद पादरी के चंद शब्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो सिर्फ दिल का रिश्ता मानता है। मर्द है ना, उसे क्या फ़र्क पड़ता है, सलीना सोचती। सलीना धर्म भीरू है, उसे मामा और ताता को दिया हुआ वचन याद है। अगर वो बिना शादी के घर बसा लेती है तो मामा और ताता की आत्मा को असीम यंत्रणा होगी। नहीं नहीं, वो बिना शादी के घर नहीं बसाएगी। सलीना जानती है शादी जैसे रिश्तों पर चर्च और समाज की मोहर लगना ज़रूरी है। 4 लोग शादी ब्याह के साक्षी हों तो समाज में इज्जत बनी रहती है, वरना अंधेरे में तो कोई कुछ भी कर सकता है। परिवार के न होने पर दोस्तों की शुभकामनाएं और उनकी हिस्सेदारी ही तो ऐसे पवित्र कार्य को सार्थकता देती है। सलीना हर वक्त बस इसी उधेड़ बुन में रहती है। तरह तरह के उपाय सोचती है कि वो क्या करे कि रातों रात 200 पाउंड इकट्ठा हो जाए। इन दिनों दिन रात धन जोड़ने और शादी के सपने देखने के कारण वो कुछ दिग्भ्रमित हो उठी है। इधर धन बचाने के लिए उसने बाल कटाना, लिपस्टिक लगाना और भरी सर्दी में पैरों में स्टॉकिंग्स पहनना तक बंद कर दिया है। पर इतने से ही 150 पाउंड थोड़ा ही बच जाते हैं। कल रात सपने में वो सफ़ेद टाफ्टा का कड़क सिटी क्राफ्ट पहने, पारदर्शी जाली की वाशोवा में चेहरा छुपाए, सिल्क के फूलों की पोजी पुष्पगुच्छ लिए आयल मंच पर चल रही थी। शाउदी शादी के मंत्र पढ़ रहा था। बुखारी और वो घुटने टेके साथ साथ मरने जीने के वायदे कर रहे थे। बुखारी ने उसकी उंगली में शादी का खूबसूरत छल्ला पहनाया था। फिर वो बेताब खड़ी आई जब शाउद ने कहा, यू मे किस द ब्राइड, और वो लजा गई और बुखारी ने उसका घूंघट उठाकर सबके सामने उसके लबरेज कुंवारे होठों को अपने होठों से भींचते हुए लंबा चुम्मा लिया था। सलीना जब सुबह उठी तो उसके ओठ गीले थे। ओ सपने, हाय कब तक जीती रहेगी वो सपनों में। सलीना की घबराहट दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बुखारी मर्द है, कहीं किसी और लड़की की गिरफ्त में आ गया तो वो बस टापती रह जाएगी। तशा और तन्नी अक्सर बुखारी से छेड़छाड़ करती रहती हैं। उस दिन उसे उदास और दुखी देखकर उसके साथ काम करने वाली एक नई आई हम उम्र लड़की दीनार ने
उससे दोपहर के खाने की छुट्टी में पूछा, क्या बात है सलीना, तू बेहद थकी और उदास लग रही है। क्या बात करती है सलीना, भला ऐसी घिनौनी बात मैं तुझसे करूँगी जो अपने मंगेतर तक को बिस्तर पर नहीं आने देती है। क्या उस बदबक सुपरवाइजर ने तुझसे भी छेड़छाड़ की? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो मुझसे बड़ी शराफत से पेश आता है। सलीना ने आह भरते हुए कहा, बता ना क्या बात है, कह देने से दिल का भार हल्का हो जाता है। दीनार ने उसकी बाहों को सहलाते हुए कहा। सलीना सब्र नहीं कर सकी। उसने अपने और बुखारी के शादी के खर्चे को बताते हुए कहा, क्या बताऊं दीनार, बुखारी अब जुदाई सहन नहीं कर पा रहा है। बाज वक्त तो वो ज़बरदस्ती करने पर आमदा हो जाता है। शादी के लिए अब तक हम सिर्फ 25 पाउंड ही जोड़ पाए हैं। अभी हमें कम से कम 125 पाउंड का और इंतज़ाम करना है। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आता। फिर उसने सुबकते हुए आगे कहा, अब बुखारी बेसब्र होने लगा है। मैं बेहद घबरा गई हूँ। अगर कहीं उसने किसी और से रिश्ता बना लिया तो मेरा फिर सब कुछ लुट जाएगा ना। बताओ अब मैं क्या करूं, मेरा तो हाल ही बेहाल हो रहा है। दीनार उसकी पीठ सहलाते हुए शब्द शब्द में मधु घोलती हुई बोली, रोना बंद कर मेरी प्यारी सलीना, मैं तुझे एक पता बताती हूँ, तू वहाँ चली जा। 200 पाउंड तो तुझे बस एक ही सिटिंग में मिल जाएंगे। बस ज़रा हिम्मत और एहतियात से काम लेना होगा। क्या कहीं तुम मुझसे ब्लू फिल्म का या कॉल गर्ल की बात तो नहीं कर रही है? मैं वैसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। सलीना ने दीनार का हाथ झटके से हटाते हुए रूखी आवाज़ में कहा। फिर कैसे? मैं होटल या क्लब में डांस वांस भी नहीं करूँगी। मुझे मालूम है सलीना, तू मुझे कोई छिनाल समझती है क्या? दीनार ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, देख, वो भले लोग हैं, सवाब का काम कर रहे हैं। वे लोग कोई परीक्षण कर रहे हैं। उन्हें इंसानी अंडों डिंब की ज़रूरत है, जो हमारी ओवरी हर महीने पैदा होते हैं और बेकार चले जाते हैं। मुझे भी अब्बू की बीमारी में एक बार मुल्क पैसा भेजना पड़ा था, तब वे ही लोग मेरे काम आए थे। उसने कुछ रुक कर सलीना की मायूसी, मजबूरी और विचलित होती मानसिक स्थिति को देखते हुए फुसफुसा कर कहा, अगर तू अपने अंडे नहीं देना चाहती है तो नहीं सही, फिर और भी तरीके हैं। हमारे बदन में 2 गुर्दे होते हैं, काम तो सिर्फ एक ही करता है। अगर तू चाहे तो अपना फालतू गुर्दा उन्हें दे सकती है। अल्लाह जाने कितने लोग किडनी डायलिसिस पर पड़े पड़े अपनी जान किसी किडनी डोनर के इंतज़ार में गंवा देते हैं। दीनार किसी भी तरह सलीना को अपने शिकंजे से बाहर नहीं जाने देना चाह रही थी। इसके साथ उसका कमीशन जो जुड़ा हुआ था। देख सलीना, मैंने तुझे रास्ता बता दिया, अब आगे तेरी मर्जी। सच बात तो ये है कि यह काम वो लोग उन औरतों की भलाई के लिए कर रहे हैं जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं। तुझसे अंडा लेकर वे किसी बदनीयत औरत की बच्चेदानी में तेरा अंडा बिठा देंगे। तेरी दया से कोई रोता हुआ घर आबाद हो जाएगा। एक सिटिंग के वो लोग 200 पाउंड देते हैं। इसमें कोई खतरा वगैरह नहीं है। अंडे तो औरतों के डिम्बकोश में हर महीने तैयार होते रहते हैं। तू सच कहती है दीनार? मुझे तो डर लग रहा है, सलीना ने बेसब्री से कहा। पर उसकी आंखों में शादी के बेहिसाब सुनहरे सपने तैरने लगे। सबाब का काम है, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। वे अच्छे लोग हैं, साथ ही वे अनुभवी डॉक्टर हैं। ये काम वे लोग बरसों बरस करते चले आ रहे हैं। सलीना ने किडनी की खरीद फरोख्त की बात तो तुमने पहले भी सुन रखी थी। अभी हाल ही में हरिंदर ने अपनी एक किडनी 200 पाउंड में बेची थी, पर उसने अंडे बैठाने वाली बात अभी तक नहीं सुनी थी। देख, मैं तुझे उनका पता बताती हूँ, तू बेफिक्र होकर वहाँ चली जा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुझे तेरे मन माफिक पैसे भी मिल जाएंगे और तू अपनी शादी बुखारी के साथ बना सकेगी। वह बिल्कुल महफूज जगह है। दीनार मन ही मन अपने कमीशन का हिसाब लगा रही थी। शादी के सपने देखती अकेली कागज पर लिखे उस पते को खोजती हुई उस जगह पहुंच गई। उसने इस बाबत बुखारी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि उसे बुखारी की प्रतिक्रिया पर संदेह था।
वैसे भी घर गृहस्थी और उसकी ज़रूरतें सिर्फ औरतें ही समझ सकती हैं। सलीना की आंखों के आगे टाफ्टा की खूबसूरत सिटी क्राफ्ट और ढेरों मेहमान मौज मस्ती करते हुए उसे बधाइयाँ देते दिख रहे थे। घंटी बजाने पर अंदर बैठे व्यक्ति के पूछने पर सलीना ने उन्हें अपना नाम बताते हुए कहा कि उसे दीनार ने उनसे मिलने के लिए भेजा है। नर्वस सलीना का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। 3-4 मिनट बाद एक साधारण सी मंझोले कद की घरेलू औरत ने दरवाज़ा खोलकर उसे उस बैठक नुमा कमरे में पड़े सोफे पर बिठाते हुए वाटर फिल्टर से ग्लास भरकर पानी पीने को दिया। पानी पीने के बाद भी सलीना सहज नहीं महसूस कर रही थी। घबराहट के कारण सर्दी के दिनों में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें चुचहा आई थी। उस औरत ने उसे टिश्यू बॉक्स पकड़ाते हुए कहा, घबराओ नहीं सलीना, धीरज धरो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तमाम नर्वसनेस और घबराहट के बीच भी शादी और उसके जश्न की सोचकर सलीना अपने आप को आगे आने वाले वक्त के लिए तैयार करने की पूरी कोशिश कर रही थी। एक छोटे से गलियारे को पार कर दोनों सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर क्लिनिक वाले कमरे में आई। कमरे का फर्श लकड़ी का बना हुआ था। एक और स्टील का एक टेम्पररी सा ऑपरेशन टेबल पड़ा हुआ था, जिस पर प्लास्टिक की एक पारदर्शी चादर पड़ी हुई थी। ऑपरेशन टेबल के पास रखे छोटे से टेबल पर एक पोर्टेबल स्टेरिलाइजर और कुछ सर्जिकल टूल्स एक पारदर्शी चौकोर बक्से में सजाकर रखे हुए थे। कमरे में डिटॉल की तीखी गंध आ रही थी। सलीना का दिल बैठने लगा। उसका मन किया कि वो वापस भाग जाए, पर 200 पाउंड और शादी की चाहत उसे वहां रोके रही। क्लिनिक डॉक्टर ने सलीना को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वह औरत ऑपरेशन टेबल के पास खड़ी उनकी बातें सुनती रही। उसने सामने रखे चिटपैड पर सलीना का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और उम्र आदि लिखकर उसे मेज पर दराज में रख दिया। ड्रॉअर बंद करके उसने थोड़े से शब्दों में सलीना की ओवरी से अंडा निकालने की संक्षिप्त रिस्क फ्री प्रक्रिया बताई और साथ ही उसने कहा कि आज वो उसका गायनाकोलॉजिकल टेस्ट गर्भाशय परीक्षण के लिए रक्त लेगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो उसे 3 दिन बाद फ़ोन करके बुला लिया जाएगा। सलीना को क्लिनिक का वातावरण ठीक ही लगा। गायनोकोलॉजिकल और रक्त परीक्षण की प्रक्रिया बेहद साधारण थी, अतः उसका मानसिक संतुलन पहले से बेहतर हो गया। उसे 200 पाउंड और शादी में पहनने वाला सफ़ेद झकाझक लेसदार गाउन दिख रहा था। दूसरी सिटिंग में क्लिनिक के डॉक्टर ने सलीना को बताया कि वो एक स्वस्थ युवती है और एग डोनेट करने के लिए योग्य प्रत्याशी है। सलीना ने अनुबंध पर हस्ताक्षर तो कर दिए, पर सही ढंग से अंग्रेजी न आने और हड़बड़ाहट के कारण वो अनुबंध में लिखे गए किसी भी शर्त को ना तो पढ़ पाई और ना ही समझ पाई। उसने सोचा ये लोग अनुभवी डॉक्टर हैं, सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। उस दिन क्लिनिक के डॉक्टर ने डिंब कोश को उत्तेजित और अधिक से अधिक डिंब तैयार करने के लिए सलीना को पहला हार्मोन का इंजेक्शन देते हुए कहा, सब कुछ अच्छा और ठीक होगा, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए नर्स का यूनिफॉर्म पहने उस गठीले बदन वाली औरत ने कहा, अगले 12 दिन उसे हर दिन शाम को इंजेक्शन लगवाने के लिए क्लिनिक आना होगा। सलीना ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और घर चली आई। वैसे भी कम पढ़ी लिखी होने के कारण अक्सर सलीना को बड़ों से प्रश्न करने की आदत नहीं थी। उसने ना तो उन लोगों से कुछ पूछा और ना ही उन्होंने उसे कुछ बताया। ठीक 12 दिन के बाद एक दिन शाम को जनरल एनेस्थीसिया देकर क्लिनिक वालों ने सलीना के ओवरी में से अंडे निकाल लिए। दूसरे दिन जब उसे होश आया तो एक भूरे लिफाफे में 200 पाउंड कैश उसके हाथों में पकड़ाते हुए उसे फटाफट घर भेज दिया गया। क्लिनिक आने जाने की हबड़ तबड़ में पिछले कई दिनों से उसकी मुलाकात बुखारी से नहीं हो पा रही थी। रात को एनेस्थीसिया के असर से उसे गहरी नींद आई, पर दूसरे दिन दोपहर को अचानक उसे लगा कि उसके पेट में भूचाल सा आ रहा है। उसे उल्टियों के साथ साथ चक्कर भी आने लगे। उसने अपने मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारते हुए खुद को संभालते हुए सोचा, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही,
पर सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। तभी कमरे के दरवाजे को धकेलते हुए बुखारी अंदर आया। वो अपना पेट पकड़े हुए था। उसका चेहरा इस तरह जर्द था मानो वो कई दिनों का बीमार हो। आते ही उसने सलीना को एक भूरा लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, सलीना, ये ले 200 पाउंड और जा अपने लिए एक टाफ्टा की खूबसूरत सिटी क्राफोक ले आ। अब हम जल्दी से शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को लंदन अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों के बीच पाया। उसे ऑक्सीजन और रक्त दिया जा रहा है। नर्स ने उसका ब्लड प्रेशर चेक करके दवा देते हुए बताया कि वो खतरे से बाहर है। आखिर मुझे हुआ क्या है? मैं यहाँ आई कैसे? तुम लोग कौन हो? घबराई हुई डरी सहमी सलीना ने नर्स का हाथ पकड़कर रोते हुए पूछा। नर्स उसकी बाहों को सहलाते हुए नर्म स्वर में बोली, घबराओ मत सलीना, तुम यहाँ सुरक्षित हो। तुम लोग बहुत ही गलत लोगों के हाथ पड़ गए थे। उन वहशी अपराधियों ने तुम लोगों के शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों को क्षत विक्षत कर दिया है। क्या कहूँ, नरभक्षी ह्यूमन ऑर्गन के व्यापारियों ने तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर तुम्हें और बुखारी को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। तुम्हें शायद नहीं मालूम, उन लोगों ने तुम दोनों को तकरीबन मौत के मुंह में झोंक दिया था। वो तो हम वक्त पर तुम्हारी लैंड लेडी मारिया पोलिनेस्की ने एम्बुलेंस बुलाकर तुम्हारी और तुम्हारे प्रेमी बुखारी की जान बचा दी। अब तुम लोगों को 5 पॉइंट रक्त और सेलाइन वाटर चढ़ाया जा चुका है। सलीना, तुम्हारी ओवरी बुरी तरह से छिदी हुई है, जिसका प्रभाव तुम्हारी किडनी पर पड़ा है। तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। ओवरी छिदी हुई है? क्या कह रही है नर्स? क्या मैं कभी गर्भ नहीं धारण कर सकूंगी? स्थिति की गंभीरता को समझते ही सलीना जोरों से चिल्ला उठी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कहते हुए सलीना फूट फूट कर रोने लगी। दूसरे पलंग पर तकिए के सहारे अध लेटे बुखारी ने जब सलीना के रुदन की आवाज़ सुनी तो वो लेटा नहीं रह सका। किडनी निकाले जाने के कारण बुखारी के ब्लैडर और दूसरी किडनी में बुरी तरह इन्फेक्शन फैल गया था। वह तेज बुखार में तड़प रहा था और फिर भी दर्द से कराहता ड्रिप स्टैंड के साथ खुद को घसीटता हुआ सलीना के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर आ बैठा। सलीना, मेरी सलीना, रो मत मेरी जान, कहते हुए उसने सलीना के माथे को सहलाते हुए कहा, सल्लो, तू दिल न छोटा कर। तू सिटी क्राफोक और वाशोवा पहनकर मेरे साथ आइल पर चलेगी। मैं तेरी उंगली में छल्ला पहनाऊंगा। हमारे सारे अपने हमारे साथ खुशियां मनाएंगे। पगली, तू रोती क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ। कहते हुए उसने सलीना के ओठों को हल्के से चूम लिया। पर मैं तुझे बच्चा नहीं दे पाऊंगी, कहते हुए सलीना तकिए में मुंह गड़ाकर जार जार रोने लगी। सल्लो, बुखारी ने भरे गले से कहा, तू फिक्र क्यों करती है? नर्स ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तू मत रो अपने अधूरेपन पर। देख, मैं ही कहाँ पूरा रह गया हूँ। मेरी दूसरी किडनी बुरी तरह इन्फेक्टेड हो गई है। मैं भी कहाँ पूरा मर्द रह पाया हूँ। कहते कहते बुखारी का गला जो रुंधा तो वो थोड़ी देर तक चुप आंसुओं को अंदर अंदर घूंटता फिर बोला, मैं हूं ना तेरे लिए और तू है ना मेरे लिए। फिर हम दोनों जैसे भी हैं तो ना एक दूसरे के लिए। बस कहानी यहीं तक।